morning friends, let's start the episode number 302. आदित्य भी अपने हाथों में उस पोर्ट्रेट को पकड़कर वहीं गेट पर खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था। अमित को उसकी आंखों में अलग ही तरीके की चमक दिख रही थी, जैसी उसने आज तक नहीं देखी थी, और इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं आदित्य जब उस फोटो को देख रहा था तो उसे बस अपनी फैमिली मेंबर्स नहीं दिख रहे थे, बल्कि एक जिंदगी दिख रही थी जिससे शायद वो पूरी तरह से भूल चुका था। उसे जब अपने माँ, पापा और दादाजी के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी, तब उसे एक भी ऐसा पल याद नहीं आ रहा था जब उसने उन्हें इस तरीके से एक स्माइल करते हुए देखा होगा। जब वो इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था तो अचानक से उसे वो दिन याद आया जब ये पोर्ट्रेट खींचा गया था। उसे याद था कि उस दिन उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था और उसके पापा उसके सूट का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे कि उसे अच्छे से पहनना है। आदित्य भले ही उसको पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसे चॉकलेट का लालच देकर यह सूट पहनाया था। और फोटो क्लिक होने के बाद आदित्य के पापा ने उसे एक बड़ी वाली चॉकलेट लाकर दी थी, जिसे आदित्य ने खाया था और अपने कपड़ों पर गिरा भी लिया था। तब उसके माँ और पापा के बीच में लड़ाई भी हुई थी, लेकिन आदित्य बस उसे एंजॉय कर रहा था और उसके पापा ने भी उसकी ही साइड ली थी। उसे पता था कि वो दिन बहुत अच्छे थे, और अब जब ये बात उसे ध्यान आई है तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसे याद आया कि शायद ये पल ही आखिरी पल था जब उसकी पूरी फैमिली इस तरीके से रह पाई थी और वहां पर उन्हें कोई दुख नहीं दे रहा था। इसके बाद जब वो बोर्डिंग स्कूल में गया तो जैसे सारी चीजें ही बदल गईं और तब वो अपने चेहरे पर देखने लगा। छोटे आदित्य की स्माइल इतनी अच्छी लग रही थी कि आदित्य अपने चेहरे पर भी उसे इमिटेट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैसा कर नहीं पाया। और तब उसे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे वो इस तरीके से हंसना भूल ही गया है। उसे पता नहीं है कि ऐसे कैसे हंसा जाता है, और शायद वो कभी ऐसा जीवन में नहीं कर सकता। जब उसने ये बात सोची तब उसे थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन तभी उसकी नजरें अपनी माँ की तरफ गईं, जो स्माइल कर रही थी, और उसने सोचा कि उसे यही स्माइल उनके चेहरे पर वापस लानी पड़ेगी। यही बात सोचकर उसने उस पोर्ट्रेट पर से नजर हटाई और अमित की तरफ देखकर उससे कहा, अमित, तू सारा सामान खाली करवा देना और इसे तेरे हिसाब से कहीं पर रखवा देना। मैं इस फोटो को रिस्टोर करवा के आता हूँ और एक नई फ्रेम में लगवा देता हूँ। मुझे लगता है कि माँ को ये फोटो बहुत पसंद आएगा, तो इसे उनके कमरे में लगवा दूंगा। तू क्या सोचता है, सही रहेगा ना? जब अमित ने आदित्य की उस बात को सुना तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। आदित्य को समझ आ गया था कि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी अमित ने उससे कहा, हाँ आदित्य, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं भी बस तुझे इस बारे में ही बोलने वाला था, और तूने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। तू चिंता मत कर, तू आराम से जा और इस फोटो को सही करवा ले। तब तक मैं सारा सामान अपने हिसाब से एडजस्ट करवा दूंगा, और अगर कुछ ऐसा लगेगा कि उसे कहाँ रखना है तो मैं तुझे फोन लगा दूंगा। ठीक है अमित, आदित्य ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहा, और फिर वो जाकर उस ट्रक वाले से बात करने लगा। उसने उसे भी बोल दिया कि वो सारा सामान अनलोड करके ट्रक को यहाँ से ले जाए। ट्रक वाले ने भी आदित्य की बात मान ली और फिर वो वजीर की कार की तरफ जाने लगा। जब वो कार की तरफ जा रहा था तब उसने सोचा कि शायद कार की चाबी अभी भी मृणाली के पास ही होगी और उसे उससे चाबी मांगना पड़ेगी। तब उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी अच्छा काम करने जा रहा है। इसीलिए वो मृणाली से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस थे। और यही बात सोचकर वो आकर कार के पास खड़ा हो गया। तब उसने अचानक देखा कि अभी भी कार की चाबी उसमें ही लगी हुई थी, और तब उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है। उसने गेट खोलकर पोर्ट्रेट को पैसेंजर सीट पर रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को वहां से ले गया। वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट घूम रही थी, और वो बार बार उस पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटो अभी जिंदा हो जाएगा और उसके अंदर के सारे मेंबर उसकी कार में बैठ जाएंगे। फिर आदित्य उनसे बात करेगा जिससे उसे और भी खुशी होगी। लेकिन उसे पता था कि ये एक्साइटमेंट बस इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ से फाइनली बात करने वाला है। उसे पता था कि उसकी माँ थोड़ी सी निराश तो है, पर अगर आदित्य उनसे अच्छे से बात करेगा और उस दिन की बात करेगा जिस दिन ये पोर्ट्रेट क्लिक किया गया था, तो उसकी माँ जरूर उसके साथ मेमोरी शेयर करने बैठ जाएंगी और फिर उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से होने लगेगी। जब आदित्य ने ये बात सोची तब उसे और भी अच्छा लगने लगा, और यही बात सोचकर वो थोड़ा तेज गाड़ी चलाने लगा। उसे पता था कि फोटो स्टूडियो उसके घर से थोड़ी दूर है, इसलिए उसे थोड़ा दूर जाना था,
और वो बस जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर वहां पहुंचने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे वो सिग्नल पर रुक रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे अभी यहाँ पर जितना टाइम देना है उससे ज्यादा टाइम शायद फोटो रिस्टोर और फ्रेमिंग में भी लगेगा, इसीलिए उसे सब्र करना सीखना पड़ेगा। और यही बात सोचकर वो थोड़ी देर में एक फोटो स्टूडियो पर पहुंच गया। आदित्य ने जब वो पोर्ट्रेट निकालकर फोटो स्टूडियो वाले को दिया तो वो पूरी तरह से उसे एनालाइज करने लगा और उसने उसे बताया कि उस पूरे प्रोसेस को करने में उसे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। तब आदित्य ने बोला कि वो पूरे टाइम इंतजार करने के लिए तैयार है और वो बस वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे करके टाइम निकल रहा था और एक बार फिर से यही टाइम आदित्य का दुश्मन बन गया था। उसने सोचा कि जब से वो इस नई जिंदगी में आया है तब से वो टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है। कल रात को भी वो टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था तो वो जल्दी नहीं निकल रहा था और अभी भी वो यही कोशिश कर रहा है, लेकिन कल रात और आज में बस इतना सा डिफरेंस है कि कल वो उदास था और थोड़ा सा दर्द में भी था, पर आज वो एक्साइटेड है और खुश भी है क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी जिंदगी में एक और सही काम करने जा रहा है। जब उसने ये बात सोची तब उसे अंदर से और भी खुशी होने लगी और वो बस बैठा था। कुछ देर बाद ही उसके पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ होने लगी और उसे समझ आया कि उसे भूख लग रही है क्योंकि वो जल्दी में अपने घर से बिना चाय पिए या नाश्ता किए निकल गया था। और जब उसे ये बात समझ आई तो उसने सोचा कि उसे यहाँ से नाश्ता करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो यहाँ से नाश्ता करने गया या फिर उसे वहां पर थोड़ी ज्यादा देर लग गई तो पोर्ट्रेट का काम कंप्लीट हो जाएगा और वो उसे टाइम पर देख नहीं पाएगा। इसलिए वो बस अपने आप को कंट्रोल करके वहीं बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि वो जब भी घर जाएगा तो उसे खाना तैयार मिल ही जाएगा। और यही बात सोचकर वो बस वहां बैठा रहा। वहां पर बैठकर वो कभी दुकानदार को देख रहा था तो कभी अंदर चल रहे काम को, कभी ग्राहकों को, और फिर उसके बाद वो कभी कभी नजर उन फोटोज पर भी लगा रहा था जहां पर वो टंगे हुए थे। उनमें ज्यादातर मैरिड कपल के ही फोटोज थे और आदित्य जब उन्हें देख रहा था तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, लेकिन मन के अंदर ये सोच थी कि जब उसकी और मृणाली की शादी हुई थी तब उसके दादाजी और पापा ने उस काम को इतना सीक्रेट तरीके से करवाया था कि किसी को भी वहां पर फोटो खींचने का चांस भी नहीं मिला। तब उसे अचानक से याद आया कि जब उसने दूसरी बार शादी की थी तब देविका ने उसकी कुछ पिक्चर्स खींची थी और उसने वो फोटोज आज तक नहीं देखी हैं। यही बात सोचकर उसने अपना फोन निकाला और वो चेक करने लगा तो उसे ध्यान आया कि देविका ने उसे कभी वो पिक्चर्स वापस भेजी ही नहीं। इसीलिए उसने देविका को फोन लगाया। देविका ने पहली बार में आदित्य का फोन नहीं उठाया। तब उसे लगा कि शायद वो किसी काम में बिजी होगी और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही बात सोचकर वो बस निराशा में बैठा था कि तभी उसका फोन वापस बजने लगा, जिस पर देविका का फोन था। उसने उठाते ही उससे कहा, हेलो देविका, तुम बिजी तो नहीं हो? हाँ थोड़ी बिजी हूँ, बताओ, देविका ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य को उसकी ऐसी आवाज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने चिंता भरी टोन में उससे पूछा, क्या हो गया देविका, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं दरअसल माँ के कैबिन में आई हुई हूँ और जब आपका फोन आया तो मैं बाथरूम के अंदर आ गई। माँ बाहर ही बैठी हैं और अगर उन्हें पता चला कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बवाल हो जाएगा। आप जल्दी से काम बता दो ताकि मैं बाहर जा सकूं। देविका ने फिर उसी टोन में कहा और तब आदित्य ने अपना टाइम बिना गवाते हुए कहा, देविका, दरअसल मुझे उस दिन के शादी वाले फोटोज चाहिए जो तुमने देवगिरी पर्वत पर क्लिक किए थे। मैं किसी काम से फोटो स्टूडियो आया हूँ तो मैंने सोचा कि उन फोटोज को भी प्रिंट करवा लूंगा और उसे फ्रेम करवाकर तुम्हारी बहन को गिफ्ट कर दूं ताकि उसे अच्छा लगे। तो क्या तुम मुझे प्लीज वो सेंड कर सकती हो? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ, पर अब मुझे जाना होगा इसलिए फोन काट रही हूँ। देविका ने उसी तरह कहा और इससे पहले कि आदित्य कोई भी जवाब दे पाता देविका ने फोन काट दिया। तब आदित्य बस फोन की स्क्रीन पर देखकर देविका के मैसेज का इंतजार करने लगा। कुछ 2 मिनट के अंदर ही देविका ने उसे लगातार फोटोज भेजना शुरू कर दिया और आदित्य के पास 40 से भी ज्यादा फोटोज आ गए थे जिन्हें वो एक एक करके स्वाइप करते हुए देख रहा था। वो उन सब में उस फोटो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो दोनों अच्छे लग रहे हों कि तभी उसे एक ऐसा फोटो दिखा जिसमें मृणाली उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी हुई थी और वो दोनों ढलते हुए सूरज की तरफ देख रहे थे। आदित्य को वो दिन याद आ गया जब वो वहां पर मृणाली के साथ ऐसे खड़ा हुआ था और उसने उससे कुछ बातें भी बोली थी। उसने उससे कहा था कि वो उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत में ले जा रहा है और वो ढलता हुआ सूरज उनकी उसी जिंदगी को बता रहा है। तब वो खड़ा हुआ और उसने वो फोटो स्टूडियो वाले को बताकर उसे भी प्रिंट करवाकर फ्रेम करवाने का बोल दिया। आदित्य फोटो भेजकर फिर वहीं पर वापस से बैठ गया
और इंतजार करने लगा। उसके लिए वो इंतजार जैसे बहुत लंबा हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि धीरे धीरे करके एक एक पल निकल रहा है जहां पर वो अपनी जिंदगी की दोनों इंपॉर्टेंट लेडीज के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है, और वो इतना तो कर ही सकता है। यही बात सोचकर वो बस वहां पर बैठा रहा, और थोड़ी ही देर में उस स्टूडियो वाले ने उसे अपनी फैमिली का एक बड़ा पोर्ट्रेट और एक पोर्ट्रेट मृणाली के साथ वाला उसके हाथों में दे दिया। जब आदित्य उन दोनों को देख रहा था तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, और वो बस यही एक्सप्रेशन उसकी माँ और मृणाली के चेहरे पर भी देखना चाहता था। यही बात सोचकर उसने स्टूडियो वाले को उन दोनों का पेमेंट किया, फिर ध्यान से उन दोनों को अपनी कार में बैक सीट पर बेल्ट लगा कर रख दिया। Thank you for hearing.